आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से संचालित इस शिक्षण में आप सभी भैया बहनों को फिर से मैं आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। पिछली बार जब अपन ने इस पाठ को पढ़ा, उस पाठ में बदलू और लेखक के बारे में जानकारी थी और उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाह की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी लेखक बदलू के यहाँ जाता था और वहाँ से उनको लाह की गोलियाँ मिलती थी, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं 2-4 बार ही मामा जी गाँव गया था और मेरे पिताजी की दूर किसी शहर में बदली हो जाने के कारण मैं मामा जी गाँव 8-10 साल तक जा नहीं पाया और 8-10 साल के अंतराल में मेरी आयु और मेरे व्यवहार में बहुत कुछ बदलाव आ गया। मेरा बचपना चला गया, इसलिए मुझे लाह की गोलियों के प्रति इतनी रुचि नहीं रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। पहले सभी स्त्रियां लाह की चूड़ियां पहनती थी, जबकि लाह की चूड़ियां थोड़ी महंगी होती है, इसलिए कांच की चूड़ियां, और थोड़ी डिजाइनदार होती है, इसलिए कांच की चूड़ियां महिला पहनने लगी। विरले ही हाथों में, यानी विरले का अर्थ होता है बहुत ही कठिन हाथों, मतलब कम ही हाथों में, कम संख्या में। लेके कहता है कि मैंने लाह की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, यानी मैंने ही उसका इलाज किया और कांच की चूड़ी उसके हाथ में घुस गई। तब मुझे ध्यान में आया, तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था और मैंने वहाँ जाते ही कहा, नमस्ते बदलू काका। लेके कह रहे मैंने ये उनको संबोधन किया। तब नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। देखो समय कितना बदल जाता है, व्यक्ति को कितना बदल देता है, और इसकी जानकारी हमें यहाँ हो रही है। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा है। यानी वो लेखक को भूल गया था और धीरे धीरे याद कर रहा है कि कौन कांच की गोलियां ले जाता था, कौन जनार्दन। सोचने के बाद और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इधर आना नहीं हुआ काका, ऐसा कह करके लेकर कह रहे मैं चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उनकी मंचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। मैंने इधर उधर देखा, हमेशा आता था तो वहाँ छोटी मचिया पड़ी रहती थी और भट्टी रहती थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रही थी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेख कहते मैंने पूछा, काका जी आज काम नहीं करते क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो तब तो, यानी मैंने जो चूड़ियाँ बनाता हूँ उसकी कोई पूछ नहीं लेता है, कोई ले जाता नहीं है, इसलिए क्यों बनाऊँ काम। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है।
वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर भी होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जब शरीर बुढ़ा हो जाता है तो ये दृष्टि होती है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। यानी आपसी बातचीत किस प्रकार की जाती है वो, और आस पड़ोस में अपन को जा कर के उनका साल संभाल कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी हो रही है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुताबिक होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बहुत ही, देखो ये होता है ग्रामीण इलाकों का मिलनसार और अपना। तो मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लाई। वह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र में था तो इसके चौगुने उम्र आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। सिंह वाले आम देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाह की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी संघर्षशील आदमी कैसे होते हैं, ये इस पाठ में लिखा है। अब अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये पहले हमने पढ़ा था। बचपन में ये क्यों जाते थे और बदलू काका ने मामा ने कहकर काका क्यों कहते थे, ये पहले हमने प्रश्न किया है। आपको यदि पिछली बार ये PDF नहीं मिली है इसलिए मैंने दोबारा दिया है, आप कर लें। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर व्यापार किया जाता है और पैसे नहीं लिए जाते हैं। ठीक है। मशीन युग में कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर, यानी बेरोजगारी। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगर की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उसके हाथ ही काट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और हाथ साथ में रोजी रोटी में भी
चला रहे हैं, परंतु मशीन युग ने यहाँ उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीन ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा था जो लेखक से छुपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उनका व्यवसाय ठप होने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन का छोड़ रही थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा था कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उससे जैसे अनेक कारीगर को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह व्यथा उनके मन में छुपी हुई थी। मशीन युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीन युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उनका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात करना। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख की चूड़ियाँ मूर्तियाँ, गोलियाँ और सजावटी वस्तुओं का निर्माण होता है। ऐसी भाषा की बात का पहला प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशा के सामने आता है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा और व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसकी भीतरी अर्थ को व्याख्या करके लिखिए। व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या में करें तो आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उसके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों की अधिक सम्मान नहीं देती। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, और जातिवाचक में चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि जाने जाते हैं। और ऐसे भाववाचक में सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, कोई जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और नए आकार और वजन परंतु उसका अनुभव होता है। ये इस प्रकार की पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं चुनकर लिखना। जातिवाचक में आदमी, मकान, शहर, भाववाचक में स्वभाव, रुचि और व्यथा। ऐसे एक इसमें छूट गया था मेरा, तो आप पाठ में से व्यक्तिवाचक की और छांट कर लिख लेना। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी समय को वक़्त, उम्र को आयु या वय को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन होता है। इंसान को मनुष्य, रंज को दुख, गम को मायूसी, जिंदगी को जीवन, औलाद को संतान कहते हैं। ऐसा था। धन्यवाद। जय हिंद। आपको यदि अपना YouTube चैनल देखना है तो इस लिंक पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।